सभी को नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं, जैसा आप पूर्व की क्लासों में पढ़कर आते हैं, जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा कि देयर आर सो मैनी अप्रोच टुवर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की परिभाषा को लेकर अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे आपने धन संबंधी देखी होगी, कल्याण संबंधी देखी होगी, चुनाव संबंधी देखी होगी, डेवलपमेंट संबंधी देखी होगी। तो उन्हीं परिभाषाओं को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में अपन कौन सी परिभाषा पढ़ रहे हैं? धन संबंधी, यानी कि वेल्थ डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा अलग अलग एंगल से दी गई है, उसमें से सबसे पहली वाली थी धन संबंधी परिभाषा। आइए देखते हैं इसके बारे में कि ये चीज क्या थी। इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली परिभाषा जो दी गई है, धन संबंधी परिभाषा। और वो किसने दी है? जैसे इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? एडम स्मिथ। और जब भी आप इनका नाम सुनते हो तो आपको ध्यान है, ये इकोनॉमिक्स के, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के क्या कहलाते हैं? फादर। और इनकी पुस्तक जो आप वेल नोन है, सभी जानते हैं, 1776 में आई थी, राष्ट्र के धन स्वरूप और कारणों की खोज, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। आप जानते हैं इसका पॉपुलर नेम यही है, द वेल्थ ऑफ नेशन। पूरा नाम ना कह के अपन कभी कभार इसको शॉर्ट में वैसे भी कह सकते हैं। तो एडम स्मिथ की इस पुस्तक से धन संबंधी परिभाषा का प्रतिपादन हुआ है। और इसके अलावा इनके कई समर्थक भी रहे हैं, जैसे प्रोफेसर जेबीसी वॉकर, प्रोफेसर मिल इत्यादि। अब अपन देखते हैं कि धन संबंधी परिभाषाओं को इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया। मतलब ये जो एक कम्युनिटी थी, ये जो एक समुदाय था, वो अर्थशास्त्र को कैसे डिफाइन करता है। तो इन्होंने इस तरह से इसको कहा, जैसे एडम स्मिथ की तो आप बुक्स को ही है डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हो। अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा इसके कारणों की जांच करता है। मतलब एडम स्मिथ ने यह मानते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स का मतलब है वह स्टडी जो किसी भी कंट्री में उसके वेल्थ कैसी, यानी कि धन कैसा है, उसके नेचर, उसके कॉजेज को स्टडी करता है। इससे भी आगे आप देखोगे तो बहुत आसान सी परिभाषा दी गई है। जैसे प्रोफेसर जेबीसी कहते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या संपत्ति की विवेचना करता है। तो इनके अनुसार अर्थशास्त्र एक वह विषय है जो धन या संपत्ति का अध्ययन करेगा। इसी प्रकार वॉकर ने जो परिभाषा दी है या डेफिनेशन दी है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित होती है। जाहिर सी बात है, सभी परिभाषा में कॉमन चीजें आ रही है। अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन लोगों ने ये माना, इस समुदाय का ये मानना था कि अर्थशास्त्र वह सब्जेक्ट है जो किसका अध्ययन करेगा? धन का। तो इन परिभाषाओं की खासियत क्या थी, या इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है? तो ये डेफिनेशन वाले मानते थे कि अर्थशास्त्र की जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? धन, यानी कि वेल्थ। और इसमें इंसानों को गौण स्थान था। इसका मतलब ये है कि हमारे इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन टारगेट है, वो क्या है? धन। इंसान, मतलब इकोनॉमिक्स धन को ही पढ़ेगा। इंसान इसके अंदर गौण हो गया था। दूसरी चीज, व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र धन संपत्ति में वृद्धि संभव है। ये इस तरह से है, जैसे मैं हूं, अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यदि मैं पैसा वाला हुआ तो मेरा देश भी पैसा वाला होगा कि नहीं होगा। बस यही बात इन्होंने कही है कि जब व्यक्ति, समाज का हर एक व्यक्ति अमीर हो जाएगा तो समाज स्वतः ही अमीर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इसलिए इनका ये मानना था, धन संबंधी वालों का, समुदाय का ये मानना था कि यदि व्यक्ति अपनी खुद की ग्रोथ कर लेता है तो राष्ट्र की ग्रोथ स्वतः ही हो जाएगी। फिर इनका ये मानना था कि मानवीय सुखों का आधार केवल धन है। ये इनका मानना था। यह समुदाय ऐसा मानता था कि धन से आप सारे सुख खरीद सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो आप दुनिया की हर खुशी खरीद सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। फिर इन्होंने ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर आर्थिक क्रिया करता था। इसको मैं साधारण सी भाषा में आपको कहूँ तो ऐसा है कि धन समुदाय ये मानता था कि समाज में जो मनुष्य रहता है वो मनुष्य कैसा है? आर्थिक। इसका मतलब वो ऐसा इंसान है जो हर काम स्वार्थ से होकर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात भी है केवल पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा इनका मानना था। इसका मतलब ये समाज में व्यक्ति को व्यक्ति न मानकर एक आर्थिक, इकोनॉमिक ह्यूमन मानते थे, जिसका हर एक काम, भले आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो
तो वो भी उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण पैसा कमाना ही था, ऐसा इनका मानना था। तो इस परिभाषा में ये कंक्लूजन थे। अब देखते हैं इनकी क्या क्रिटिसाइज हुई। तो पहली चीज, इन्होंने धन को बहुत ज्यादा महत्व दिया, ये तो दिख ही रहा है, जैसा अभी आपने देखा कि ये ऐसे इंसान की कल्पना कर रहे हैं जो हर काम पैसों के लिए कर रहा है। तो इन परिभाषा में एक्चुअल में क्या है, धन को बहुत ज्यादा फोर्स कर लिया, मतलब धन ही सब कुछ है, बाकी चीजें समाज में गौण होगी, जो कि गलत है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, आगे जाके अपन सीखेंगे भी। फिर आर्थिक मनुष्य की कल्पना, जाहिर सी बात है, आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो तो आप पैसों के लिए नहीं करते, वो अपना व्यवहार है, अपना अपनत्व है। इसलिए इन्होंने जिस आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है वो सरासर गलत है, समाज में ऐसा कोई व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलता। फिर धन का संकुचित अर्थ, ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने जो धन या वैध को डिफाइन किया था वो सोना चांदी और ये था, मतलब जो भौतिक चीजें हैं, फिजिकली जिनको आप देख सकते हैं, उन चीजों को इन्होंने धन माना था। लेकिन जैसे आपकी गुडविल, वो भी आपकी संपत्ति है, लेकिन इन्होंने आपकी गुडविल को धन के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। इस प्रकार इन्होंने धन का बहुत ही नैरो सेंस लिया था। फिर मानव कल्याण की उपेक्षा, ये तो जाहिर सी बात है, जहां पैसा आएगा वहां पे मानव कल्याण की बात नहीं हो रही है। तो इन परिभाषाओं में मानव कल्याण को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने अभी देखा इसमें धन ही सब कुछ है, मनुष्य तो गौण हो गया था। और फाइनली अपन देखते हैं अर्थशास्त्र का सीमित क्षेत्र, क्योंकि जब ये सब जगह धन धन ही कर रहे हैं तो मनुष्य का कल्याण या वेलफेयर भी है, जो इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। इसलिए आलोचक मानते हैं कि ये परिभाषा अपने आप में कैसी है, सीमित। तो ये थी धन संबंधी परिभाषाएं। थैंक यू।